मैं तो मेरी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ और शिक्षक ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसके पता नहीं क्या है बच्चे की। तो ये मूल विषय है हमारे लिए, जो हम विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से शिक्षक हैं उनके लिए है। तो इस विषय पे थोड़ी बातचीत हम देखेंगे, सुनेंगे। और हम में से भी फिर किसी को कोई बात जाननी हो, पूछनी हो, कुछ और समझना हो तो अपनी बात हम रख सकते हैं। ये आगे के कार्यों के लिए मैं डॉक्टर साहब देखिए किसी ने, है ना, क्या होता है उस बच्चे को, बहुत होशियार होता है, कितनी सुंदर पेंटिंग करता है, लेकिन क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, और वो बच्चे बुद्धू थोड़ी होते हैं। हो सकता है मुझे भी लगता हो कि जैसे मैं तो सच में मानती हूँ कि जब जिस दिन मेरी 10th खत्म हुई थी मुझे कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ा था। मुझे तो मालूम था डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मैथ्स नहीं पढ़ना। तो कई बार अपन होते हैं ना कि हाँ भाई गुणा भाग तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अलजेब्रा कौन करेगा, ज्योमेट्री कौन करेगा, दिक्कत लगती है ना कईयों को। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं भी बिल्कुल बुद्धू थी, नहीं थी, लेकिन मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता था। उसका कारण क्या था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक वो मैथ्स वाला स्क्रू थोड़ा ढीला था, है ना। पूरे दिमाग के स्क्रूज ढीले नहीं थे, सिर्फ एक वो वाला स्क्रू ढीला था, इसलिए मुझे मैथ्स अच्छी तरह से नहीं आता। तो आज अपन इसी बारे में बात करेंगे कि कई बार क्या होता है हम लोगों को कुछ एक चीज़ें पढ़ने में, कई बार याद करने में, कई बार ये होता है कि मैथ्स को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और विशेष रूप से मैं आप टीचर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा आप क्लास में सारा पढ़ाते हैं, कुछ एक बच्चे होते हैं उनको 10 बार भी पढ़ा दो तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, पर वही बच्चा जो है बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, बहुत अच्छा क्राफ्ट कर लेता है, कई बार कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी बना लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसको किताब से पढ़ पाए। तो इन बच्चों में जो कई बार पढ़ने की अक्षमता या थोड़ी सी दिक्कत होती है, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ जो है महात्मा गांधी से टीम आई हुई है, तो मैं सबसे पहले उसका परिचय करा रही हूँ। हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के 2 वाइस चांसलर है ना। यूनिवर्सिटी में ऊपर से लेके नीचे तक अगर अपन मैनेजमेंट में आए तो नंबर 2 में है कपूर सर है, जो कि वैसे विश्वविख्यात सर्जन है। पेट और लिवर की जो बीमारियाँ होती हैं उनको ठीक करने के लिए सर सर्जन है। तो ये जो जयपुर स्वास्थ्य चर्चा है ये इन्हीं की बेबी है, इन्हीं का सोचा हुआ सपना है, जो कि हम पब्लिक तक लेके जाते हैं ताकि उनको कोई भी छोटी मोटी जानकारी स्वास्थ्य संबंधित हो उसके बारे में बता सकें, ये बता सकें कि भी हमें कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हर छोटी छोटी बात में हमें अस्पताल भर्ती होने की लिए जाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनका एक बार जोरदार तालियों। उनके बाद है डॉक्टर अजय गोयल का, मस्तिष्क के डॉक्टर है ना। मस्तिष्क वाले डॉक्टर नहीं, मस्तिष्क वाले तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, यहाँ सभी बैठे हैं, उन सब में मस्तिष्क है, लेकिन मस्तिष्क या दिमाग संबंधी बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय गोयल का, महात्मा गांधी में शिशु रोग विभाग में एज पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि मस्तिष्क रोग संबंधी जो शिशुओं की बीमारियाँ होती हैं उसको ठीक करेंगे। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट का हिस्सा है डॉक्टर निकिता दास, जो जब आपको हम लोग ये बता देते कि आप, जैसे मेरे को ये इन्होंने डायग्नोज कर दिया कि आपको इस चीज़ में पढ़ने में दिक्कत है, तो अब ये थोड़ी कि मैं उसको लेके बैठ जाऊँगी ज़िंदगी भर। वो मुझे कैसे पढ़ना है ये कौन सिखाएगा, ये सिखाते हैं हमारे को डॉक्टर निकिता दास, जो कि हमारे हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। डॉक्टर निकिता पाल ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और ये आज अपने को जानकारी देगी कि किस किस तरह से जो है जो पढ़ाई में अक्षमता होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अगले जो 3-4 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा सा आगे डॉक्टर तृप्ता गोयल, डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, ये भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं
विभिन्न रूप से जो अलग अलग तरह के अपने होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या पढ़ाई की अक्षमता, उसके बारे में बताएंगे। और अब कई बार ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी होती है ना, मन करता है कि किसी से कुछ बात करें, या कुछ एक ऐसे होते हैं डॉक्टर से सिर्फ जाके ऐसे यूँ ही बैठ जाते हैं और सामने वाले डॉक्टर सीधा ये बोल देता है कि अच्छा आपको ये तकलीफ है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट। और हमारे साथ है डॉक्टर कारी जो हमारे हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आज हम लोग सब बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर्स की, यानी कि शैक्षणिक अक्षमता की। तो डॉक्टर कुंदन, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि अक्सर जैसे एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, है ना, बच्चा काफ़ी होशियार था, पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन उसके फादर के मुताबिक वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बदतमीज़, बदमाश, पढ़ना नहीं चाहता, बड़े होकर क्या करेगा। लेकिन उसको एक उसकी खुशकिस्मती थी कि उसको एक ऐसा टीचर मिला कि उसने उसकी अक्षमता को पहचाना। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार हमारे टीचर्स को और बच्चों को बताएं कि ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर हम उनसे तो सबसे पहले तो देखिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर मतलब सीखने की अक्षमता, तो इसमें कहीं भी दिमागी डिसऑर्डर कुछ नहीं है। जैसा कि बोलते हैं ना हम लोग कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या पागल है, ये समझता ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह नॉर्मल होता है। पर कोई एक छोटी सी चीज़ में उसको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे किसी बच्चे को लिखने की दिक्कत है, तो वो जब भी लिखेगा तो देखना कभी मिरर इमेजेस लिख देगा, कभी बीगड़ी बना देगा, मतलब उसकी जो त्रुटियाँ हैं वो हमें हमेशा कॉपी में मिलेंगी। आप टीचर से आपको कई बार मिलेगा किसी बच्चे की कॉपी पूरी लाल लाल हो रखी होती है, बिकॉज उसको लिखने वाला डिस्ग्राफिया बोलते हैं जिसे, वो लिखने की भी एक प्रॉब्लम है, पर वो बाकी सब चीज़ों में नॉर्मल होगा। इसी तरह से डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग, जब भी हमने क्लास में उठा के किसी बच्चे को बोला भाई रीडिंग करो, और वो बिल्कुल अटक अटक के पढ़ रहा होता है, ये जोड़ जोड़ के पढ़ रहा होता है, बहुत स्लो होता है। फिर वही बात की सिर्फ उसको रीडिंग में ही इशू आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, बाकी कामों में वो बहुत अच्छा होगा। तो हम इन तरह के बच्चों में कई बार होते हैं, पिछड़ तो जाते हैं बाकी बच्चों के मुताबिक, लेकिन इनकी क्वालिटी हम नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम ध्यान देंगे या वो टीचर समझेगा तो वो बच्चा बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसा कि दीदी ने बताया कि वो जो पिक्चर में भी यही दिखाया है कि वो बच्चा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई थी उसको, अब वो पढ़ाई के अलावा लेकिन बाकी चीज़ों में इतना अच्छा था, लेकिन वो टीचर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि भाई हम उसको थोड़ा सा संभाल के उस चीज़ पे वर्क कर लें तो वो बाकी चीज़ें अच्छे से कर पाए। डॉक्टर कुंजन, आपने ये तो बता दिया कि कैसे भी है आप शैक्षणिक अक्षमता क्या क्यों ज़रूरी होता है हमको पहचानना। ठीक है, ये वाली बच्ची होशियार है, वो इतनी नहीं कर पा रही, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 10 में से अपने 4 बच्चे क्लास में पिछड़ रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें पहचानने की, और इसकी ज़रूरत समाज के लिए क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हम बचपन में ये बातें अगर नहीं समझते हैं तो वो बच्चे पे एक लेबल लग जाता है कि भाई ये तो ऐसा है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो तो हमने समझी नहीं, और हमेशा के लिए वो बच्चा पिछड़ता चला जाता है। अगर बचपन से ही ये चीज़ें पकड़ ली जाए तो उस चीज़ पे वर्क करके हम बच्चे की क्वालिटी के हिसाब से उसकी आगे की प्रोफेशन, उसकी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हैं। वरना वो बच्चा हर चीज़ में पिछड़ता जाता है और बाकी लोग उसकी उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, कभी और परेशान करते हैं, और बच्चों में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, जो हमें बचपन से ही दूर रखनी चाहिए। तो क्या इन सब का इलाज संभव है? बिल्कुल, लेकिन समझना हमें ये ज़रूरी है कि इसका इलाज कोई दवाइयों से नहीं, कोई जांचें, कोई दवाइयाँ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसा कि भी बताया कि हम लोग यहाँ पे पूरी टीम है जो बच्चों की इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ के और उसी हिसाब से उनको कैसे क्लासेस देंगे या उनको पढ़ाना कैसे, समझना कैसे, इसी पे वर्क करते हैं। और इसके लिए कोई दवाई, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों से समझ के हम उनको ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कुंजन। तो हमारे मैं टीचर्स को विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि अपने को बहुत ज़रूरी है इस तरह के बच्चों को पहचानना, क्योंकि ज़रा सी हमारी मेहनत इन बच्चों को मेन स्ट्रीम बाकी बच्चों के बराबर लाकर खड़ा कर सकती है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा टीचर्स में कि क्लास में
आप कोई सवाल पूछने लगते हैं तो आपका सवाल खत्म होने से पहले एक बच्चा उसका या तो जवाब दे देता है, या आप लोग अगर ये कहते हैं कि भी मुझे 15 मिनट जो है प्रिंसिपल सर ने बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बैठ के एक ड्राइंग करें, तो आप देखेंगे कि 10 में से 9 बच्चे तो कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा इधर से उधर भागना, किसी की पेंसिल छीनना, ये सब चीज़ें कर रहा होता है। कई बार हम लोगों के पास भी इस तरह के मरीज आते हैं, और अक्सर आजकल क्योंकि बहुत आसान हो गया है कि ये डाल देना कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा भागता है, चीज़ें तोड़ देता है, तो गूगल आपको तुरंत बता देता है कि आपके बच्चे को ये है। तो डॉक्टर दत्ता, अपने पास भी कई बार इस तरह के बच्चे आते हैं, टीचर्स भी कई बार ये कंप्लेंट लेकर आती है और वो डायग्नोसिस लेकर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को तो ADHD, आप तो डॉक्टर साहब दवाई बता दीजिए। तो क्या होता नहीं है ADHD? गूगल सब लोग आजकल हमारे पास पहले गूगल को दिखा के आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। ADHD का अगर हम तो इंग्लिश में अनुवाद करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अटेंशन डेफिसिट मतलब बच्चे का जो एकाग्रता है वो कम है, या जो ध्यान लगाने की अवधि होती है वो कम होती है। नॉर्मली हम किसी बच्चे को एज वाइज देखते हैं, छोटे बच्चे 4 साल से होंगे उनका अवधि कम होगा, जैसे उम्र बढ़ेगी समझ आएगी उनकी धीरे धीरे अवधि बढ़ जाती है, इसलिए हमारी उम्र के साथ एकाग्रता बढ़ती है। इसका दूसरा पहलू है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा नॉर्मल के बजाय ज़्यादा सक्रिय है। सक्रिय इन द सेंस आप जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ नहीं करेगा, या तो कुछ देर के लिए करेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अमूमन 4 साल की उम्र तक हर बच्चे एक्टिव होते हैं, तो आप हर बच्चे को ADHD लेबल नहीं कर सकते। ADHD लेबल करने के लिए कम से कम आपके पास 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का, और 2 अलग अलग जगह की सेटिंग की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो 2 सबसे अच्छी जगह हमारे पास, एक घर हमारा और दूसरा हमारा स्कूल। तो दोनों ही जगह हमारी जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की और पेरेंट्स की कि उन चीज़ों को पकड़ें और डॉक्टर्स के पास आएँ। इम्पल्सिविटी भी इसका एक पहलू है। इम्पल्सिविटी मतलब बच्चे का छोटी छोटी बातों में गुस्सा बताना, चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, इधर उधर भागते रहना। अब आप बोलेंगे एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो कभी एक लाइन में खड़े नहीं होंगे। आपने कोई प्रश्न पूछा तो फटाफट हाथ उठा देंगे खत्म होने से पहले, या तो फिर बच्चे अपनी चीज़ें भूलने लग जाते हैं काफ़ी, और एकाग्रता वो होती नहीं। तो इन चीज़ें अगर आप बच्चों में देख रहे हैं, और कम से कम 6 महीने देखिए, क्योंकि एक बार में तो डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो ये मत समझना कि अगर टीचर ने अपने को बोला कि अभी ये गणित के पहाड़े याद कर लो, अगर हम नहीं करें और हम बार भाग गए तो हमारे को ये बीमारी है, टीचर्स को विशेष रूप से। तो कैसे ये लोग क्लास में कैसे पहचानेंगे डॉक्टर्स को, और फिर क्या करें कि जिससे कि इन बच्चों को हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सकें? देखिए कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पहला तो था हमारे एकाग्रता में कमी है। अब आपने किसी बच्चे को कोई टास्क दिया है कि आप बच्चों आधे घंटे बैठ के आपको ये ड्राइंग बनानी है या तो कलर करना है, तो कोई बच्चा 2 मिनट 10 मिनट कुछ ड्राइंग करा, लेकिन बाद कुछ काम छोड़ दिया, और आप देख रहे हैं उस बच्चे में रेपिटेटिव बिहेवियर है। रेपिटेशन इज द की। 1-2 बार तो बहुत सामान्य होता है, लेकिन अब बच्चे में भी बिहेवियर हमेशा आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं कक्षा में आप जब आप प्रेयर चलती है तो बच्चा कभी लाइन में ना खड़ा होकर इधर उधर भाग रहा है या कुछ हरकतें कर रहा है। बाकी बच्चों के साथ उनकी जो रिलेशन है बच्चों के, उस बच्चे के, तो सामान्य नहीं होता। थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं बच्चे, थोड़ी मार पिटाई भी कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं तो बेसिकली थोड़ा रिस्की बिहेवियर रहता है। जैसे कि ऐसे बच्चे कई बार आप देखेंगे छज्जे से कूद गए हैं, सीढ़ी 2 सीढ़ी की बजाय 1 सीढ़ी की बजाय 2 सीढ़ी फलांग रहे हैं, तो आपको ऐसे कुछ बिहेवियर दिख रहे हैं और लंबे टाइम के लिए दिख रहे हैं। तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, उनसे बात करिए कि आपको घर पे भी सब चीज़ दिखती है क्या। बच्चे घर में आते हैं, अमूमन 5 वर्ष के ऊपर सारे बच्चे आपस में बैठ के खेलते हैं आधे घंटे कम से कम। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे का दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन नहीं है इतना, तो पेरेंट्स और टीचर्स मिलके अगर डायग्नोसिस पे आ रहे हैं कि हमारे बच्चे में कुछ तो अलग है दूसरे बच्चों से, तो आप किसी भी नज़दीकी पीडियाट्रिशियन के पास आइए, उन्हें लक्षण बताइए। उसके बाद हमारा इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट भी होता है, या आप बोलो डॉक्टर जाँच कर दो, जाँच से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्नावली होती है, हम बच्चे के पेरेंट्स से और बच्चे से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं अलग अलग रूम्स में, और उनकी प्रश्नावली की संख्या होती है। हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस और इनअटेंशन, तीनों की प्रश्नावली है। उसमें अगर बच्चे का 6 से स्कोर ऊपर अलग अलग आ रहा है तो हम लेबल करते हैं इसको ADHD है। 6 से नीचे स्कोर है तो हम इंतजार करने के लिए बोलते हैं कि अभी आप ऑब्जर्व करिए, अगर आपको ऐसा ही बिहेवियर और मिलता है तो दोबारा आइए हमारे पास। अब जैसे आपने बताया, क्या टीचर्स के लिए मैं विशेष रूप से चाहूँगी कि यहाँ पे एक थोड़ी सी हंसी की बात है
हम लोग तो पूछते हैं कि हिंदुस्तानी मदर्स और टीचर्स कैसी होती है, अगर आप एक वाक्य में डिस्क्राइब करें तो उनको अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो अपने बच्चे से बोलते हैं अगर तू छत से गिरा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ये अपनी टिपिकल होती है। तो इसी तरह का पेरेंट्स का मतलब कहने का मेरा ये मैंने कि बहुत आसान होता है कि अगर बच्चा ने अगर उधर दौड़ के चीज़ें तोड़ दी तो सीधा हाथ उठ जाता है। टीचर्स को क्योंकि वही चीज़ कम से कम 6 घंटे झेलनी होती है, तो ऐसे में टीचर्स का क्या व्यवहार होना जी, चाहिए? पहली बात तो ये बच्चे मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, ये बच्चों के मानसिक लेवल पे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है उसमें इनका थोड़ा वेरिएशन है, तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि बच्चा खराब है, मंदबुद्धि है या तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको लेबल नहीं करना है। घर पे भी फिजिकल वायलेंस तो हमें अपनानी ही नहीं है कि अगर फिजिकल वायलेंस से क्या होगा ना, उस बच्चे को एक आप स्टैम्प कर दोगे कि हाँ मैं खराब हूँ, तो उसका बिहेवियर और वर्सन हो जाएगा बुक टाइम। तो अल्टीमेटली फिजिकल एक्शन तो लेना ही नहीं है। आप बच्चे को प्यार से ऑब्जर्व करिए, प्यार से समझाइए उसको, एंड ऐसे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। अगर आप क्लास को 30 मिनट दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके टाइम में से 10 मिनट और निकाल कर बच्चों को थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों में अटेंशन की ही कमी है बेसिकली। तो अगर हम थेरेपीज में भी सिखाते हैं कैसे आप उनका अटेंशन बढ़ा सकते हैं, तो आपको थोड़ा अटेंशन एक्स्ट्रा पे करना है। यदि ऐसा करते हैं तो काफ़ी संभावना है। एंड इन सबका एक ही की है, जितना जल्दी हम पकड़ेंगे इन चीज़ों को उतना जल्दी इलाज शुरू होगा। और इलाज में से कुछ बहुत बेसिक होता है, थेरेपी लगती है। थेरेपी क्या है? डॉक्टर के साथ आपको बैठना है, 8 से 12 सेशन अटेंड करने हैं, एंड डॉक्टर के साथ में आप सिखाया जाता है कि बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी है रोज़मर्रा में। और सबसे बड़ा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब मार पिटाई नहीं है, डिसिप्लिन मतलब आप एक ही चीज़ को एक ही वे में करेंगे, वो स्कूल में भी करना है, वो घर में भी करना है, दोनों जगह होगा तभी ये चीज़ संभव है कि बच्चे हमारे स्टिमुलाई हों। तो बेसिकली हमें उस हिसाब से आपको चलना है। डॉक्टर निकिता, ये तो डॉक्टर ने बताया कि ADHD यानी ना तो बच्चा अटेंशन दे रहा है और इधर उधर भागता रहता है, चीज़ें तोड़ता रहता है। वहीं पर कई बार टीचर्स ये शिकायत करती हैं कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है तो बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा लगता है अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, परफॉर्म भी नहीं अच्छी तरह से कर पाते। उसका कारण भी ये है कि क्योंकि वो क्लास में सुन नहीं रहे होते हैं और अक्सर इस बात के लिए डांट खा रहे जाते हैं कि सपने देखना है तो घर पे जाके देखो और ना पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन इन बच्चों में कहीं ना कहीं कोई शायद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम ADD कहते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, उसको कैसे पहचानें? ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, यानी कि ध्यान अभाव होता। जैसे मैडम ने ADHD बताया है, ADD में हाइपर एक्टिविटी कंपोनेंट नहीं होता है। जो 3 मेन लक्षण हैं ADD के, वो है इनअटेंशन, पुअर मेमोरी और इजीली डिस्ट्रैक्टेड। इनअटेंशन मतलब कि बच्चा ध्यान नहीं देता है, जो भी जैसे मैडम अगर स्कूल में पढ़ा रही है, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं पर वो बच्चा नोट नहीं कर पाए, उसका ध्यान कहीं और है, वो खिड़की के बाहर है, इजीली डिस्ट्रैक्ट जाता है, कहीं भी बाहर से आवाज़ आई, कुछ भी आई तो उसका ध्यान जल्दी भटक जाता है। पुअर मेमोरी, इन बच्चों में पुअर मेमोरी पाई जाती है, वो अपना सामान रख के भूल जाते हैं, कभी पेंसिल भूल गए, कभी अपना पेंसिल बॉक्स टिफिन बॉक्स भूल गए, कभी बैग छोड़ के चले गए, जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं, उन्हें चीज़ें याद ही नहीं रहती, बार बार बोलने के बाद भी वो चीज़ें ध्यान नहीं रख पाते। तो ये लक्षण होते हैं ADD। इनमें हाइपर एक्टिव कंपोनेंट नहीं होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो पहचानने का तरीका आपने बता दिया, अब इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इलाज ये है, जैसे मैडम ने बताया, इनके भी बिहेवियर रेटिंग स्केल होते हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट होते हैं, अगर वो बच्चे फुलफिल कर रहे हैं तो उनको उनकी कैटेगरी में डालते हैं और फिर उसके हिसाब से उनकी बिहेवियर थेरेपी कराई जाती है। और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे मैम ने बताया, अच्छे व्यवहार के लिए हमें उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, और अगर गलत व्यवहार बच्चा कर रहा है तो उसे हमें डांटना मारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें समझाना चाहिए। इस तरह से और जितनी जल्दी हम अगर ये पकड़ लेंगे ये बीमारी, तो उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 60 to 80% जो बच्चे इन डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, अगर वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, नहीं देखा जाता, तो एडोलेसेंट एज में जाके ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जो इनअटेंशन वाला पार्ट है और इम्पल्सिटी वाला पार्ट है, वो दिन तेज बढ़ता जाता है, और ये बच्चे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एडिक्ट और एबनॉर्मल बिहेवियर सब में एंगेज होते हैं। और जितना जल्दी हम पकड़े उतना इनको उतना आसान ही हो फायदा जाता होता है, है। उतनी हम इनको हेल्प कर सकते हैं, अपने डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, शाहरुख खान किसका फेवरेट हीरो है? किसी को पसंद है शाहरुख खान? किसी को भी नहीं? कौन सा हीरो पसंद है?
कोई सा भी नहीं, टाइगर शॉफ है, हमें तो वो उसके बाद वाली जनरेशन है ना। टीचर्स जानती हूँ कि एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, माय नेम है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जो है कभी किसी से नजर नहीं मिलाता था, है ना। बातचीत करते भी ऐसा लगता था कि भाई कहीं और कोई अगर पास से निकल जाए तो ऐसा लगता था कि भाई छू मत लेना मुझे। तो डॉक्टर गांधी मेरे पास भी कई बार ये शिकायत आती है, बल्कि ऐसा है कि पड़ोस में भी कई बार मुझे लगता है कि बच्ची बहुत ज़्यादा हो रही है, 4-5 साल की बच्ची है, बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दो बार मैं घर पे भी गई तो जैसे इंट्रोड्यूस कराया तो बच्ची बिल्कुल, बाकी बच्चे तो होते हैं कि एकदम आके कि नमस्ते आंटी ये वो, तो मिलना तो बहुत दूर, हाथ तो लगाने ही नहीं दे रही थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो अपने पेरेंट्स से भी बात करते हुए नजर नहीं मिला रही थी। तो पेरेंट्स से मैंने वैसी बात की तो कहते नहीं हमारी बच्ची तो लोनर है, पसंद करती है कि अकेले ही रहना। तो क्या ये बच्ची लोनर है या क्या ये ऑटिज्म के लक्षण है? एक और बहुत ही अहम बीमारी है जो कि ज़्यादातर 5 साल से पहले हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म के फीचर्स है या नहीं। इस बीमारी का नाम, जैसा कि आपने बताया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ 3 मेजर लक्षण होते हैं। सबसे पहला, जैसे कि आज 2 बच्चे बात कर रहे हैं, जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा वो बच्चा अपनी बात दूसरे इंसान तक अच्छे से नहीं बता पाएगा, उसको एक हिचक रहेगी, वो कहीं ना कहीं उसका जो आई कांटेक्ट है, हम आँख में डाल के बात करते हैं जब भी किसी से बात करते हैं तो वो आँख में आँखें डाल के बात नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं बोलने में प्रॉब्लम आएगी, उसके जैसे अगर वो कोई उसकी तरफ आ रहा है तो वो एक पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो पहला लक्षण होता है वो होता है कि सोशल कम्युनिकेशन। वो बच्चा आपस में किसी भी इंसान से, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, उससे ढंग से बात नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे आज अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला इंसान किस मूड में है, वो क्या फील कर रहा है, कोई इंसान गुस्सा हो सकता है, दुखी हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है, वो जो बच्चा होता है वो दूसरे इंसान के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, वो इंसान क्या उससे बात अपनी करना चाह रहा है, वो चीज़ें नहीं समझ पाता। तो उसको ये नहीं समझ आता कि सामने वाला इंसान खुश है, दुखी है, वो बहुत ही एक ही सेम ही फेशियल एक्सप्रेशन में बैठा रहेगा कि जैसे उसको समझ ही नहीं आ पा रहा कि आज खुशी का मौका है या दुख का मौका है। तीसरा होता है कि इन बच्चों में 5 साल की उम्र से पहले ही एक जैसे कुछ फीचर, जैसे कुछ व्यवहार में चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो अगर कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है, कोई एक व्यवहार कर रहा है, जैसे कि अपना हाथ बार बार ऊपर नीचे कर रहा है या फिर अपना सर को बार बार इधर उधर हिला रहा है, तो वो इन्हीं एक कोई भी एक व्यवहार को बार बार करता रहेगा। इसको हम कहते हैं रेपिटेटिव स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट। बॉडी का कोई भी पार्ट होगा वो उसको यूज़ करते हुए उस एक व्यवहार को बार बार रिपीट करेगा, चाहे कोई बड़ा आ गया या हम कई बार देखते हैं बच्चे अगर बार बार एक ही चीज़ कर रहे होते तो उनको बोलते हैं रुक जाओ, मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका कोई गोल तो है नहीं बिहेवियर का। बट ये बच्चे समझ नहीं पाते और चाहे कोई बड़ा इंसान उनको टोकेगा वो 2 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद उसी व्यवहार को वापस करना शुरू कर देंगे। कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैम ने बताया ना कि कोई भी बहुत ज़्यादा अगर एकदम तेज़ आवाज़ होती है, कोई गाड़ी पास से निकल गई या किसी ने हॉर्न कर दिया या बच्चा बैठा है किसी ने पीछे से चिल्ला दिया हो या कुछ भी आपस में बात कर रहा है, वो बच्चा इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है। तो इनका क्या होता है, जैसे साउंड की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई पास से कोई तेज़ी से निकल जाता है तो इनको एकदम घबराहट हो जाती है। एक और लक्षण होता है जैसे कि बच्चा आराम से अगर बैठा हुआ है और उसका एक रूटीन सेट है कि आज मतलब उसका बचपन से ये रूटीन सेट है कि वो सुबह उठेगा, वो अपना ब्रश करेगा, वो अपना नहाएगा, धोएगा, अपने बुक्स को खोलेगा, तो एक सेट रूटीन है उसका। अगर इस रूटीन में जैसे आमतौर पे क्या होता है, बच्चे को बोल देते चलो आज पढ़ाई मत करो, आप खेलने चले जाओ 11 बजे, बट अगर इस बच्चे के साथ क्या होता है, अगर आप उसका रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज करते हो या फिर बहुत मेजर चेंजेस ले आते हो कि आज चलो तुम पढ़ाई मत करो, ये कर लो, कुछ और कर लो, खाना बना लो, ये सब चीज़ें, तो उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि क्यों मेरी रूटीन में क्यों चेंज आ रहा है, वो रोना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, चीज़ें फेंकना, ये सब शुरू करता है। लास्टली एक लक्षण होता है जैसे कि अगर बच्चा किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, आप सबके पास खिलौने होंगे ना, तो इन बच्चों में क्या होता है कि ये कुछ 4 खिलौने अपने पसंदीदा रख लेते हैं कि ये मेरा फेवरेट खिलौना है। अब अगर आप उस
खिलौने को बड़े होके 1-2 साल बाद चेंज करते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज उसके एनवायरनमेंट में चेंज करते हो, तो वो बच्चा उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पाता, वो बच्चा उस चीज़ को नहीं छोड़ पाता आसानी से, उसको ऐसा लगता है कि चेंज क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में हम लोग 5 साल से पहले ही पता कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल के बाद भी ये लक्षण दिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं जांच हुई होगी, तो उसको हम एटिपिकल ऑटिज्म कहते हैं, जब हम डायग्नोसिस 5 साल के बाद कराते हैं। तो ये सारे लक्षण को बताते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? जैसे इनका जो इलाज हम यूजुअली हमारे हॉस्पिटल में कई बच्चे ऐसे आते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इलाज पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल हो गई है बच्चे के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब है, जैसे कि सबने बताया, सबके पास एक उसका एक इंटेंसिटी देख लेते हैं, एक मात्रा देख लेते हैं कि कितने लेवल का ऑटिज्म है, क्या कम लेवल का ऑटिज्म है, ज़्यादा लेवल का है, या मिड रेंज ऑटिज्म है। उसके बाद जब हमें पता लग गया कि बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। थेरेपी में जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि बच्चे ने कोई अच्छा बिहेवियर दिखाया, आज उसने टाइम से अपना काम किया, तो हमने उसको शाबाशी दी, हमने उसको कोई भी रिवॉर्ड दिया। या फिर अगर कई बार बच्चों में ये भी होता है कि अगर वो देख रहे होते हैं तो वो एक ही जगह देखना शुरू कर देते हैं, मुँह खुला रह जाता है, उनको पता नहीं लगता कहाँ पर है, तो हम उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये आपको नहीं करना है। बाकी क्योंकि इनका सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बातचीत करने में घबराते हैं या बातचीत नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो हम क्या करते हैं, इनको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे बच्चा सामने बैठा है, हम लोग यहाँ बैठे और हम उनको बताएंगे कि कैसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ थेरेपीज होती है जिससे हम इतना इलाज बाद में आगे अजय बात कर रहे थे विभिन्न तरह के लर्निंग डिसऑर्डर्स की। तो कई बार क्या होता है, जैसे टीचर्स ये भी कहते हैं कि बच्चे में शायद कोई लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ होती हैं जिनको अगर हम सही समय पर नहीं पकड़ें तो वो आगे जाके इस तरह की चीज़ में बदल सकती है। तो ऐसी कौन सी विशेष लक्षण है जो आप चाहेंगे कि कम से कम टीचर्स या बच्चे भी समझें और उसके बारे में? देखिए, बहुत से सवाल है। तो किस चीज़ को क्लास में नींद आ जाती है, बैठे बैठे क्लास में आपने कभी देखा होगा बच्चों को नींद आ जाती है एकदम से, 10 मिनट हुए नहीं क्लास में नींद आने लग जाती है। और किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है, क्लास में बैठे हैं एकदम से नींद आने लग गई, मैडम कह रही देखो पढ़ने में इच्छा नहीं है, इसको तो पढ़ने में इच्छा नहीं है। तो ये एक तरह की बीमारी हो सकती है। दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा, एक नींद के बारे में और एक होते हैं कई प्रकार के दौरों के बारे में। तो नींद की बीमारी होती है वो दोनों तरह की हो सकती है। हाइपरसोनिया मतलब नींद बहुत ज़्यादा आना, बैठे बैठे क्लास में सो जाना, आप बैठे हो डेस्क में ऐसा लगता है मुझे नींद आ रही है, अपनी आँखें खुली नहीं रख पा रहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ पर मैं पढ़ नहीं पाता। तो ये एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। दूसरी बीमारी है जिसे कहते हैं इंसोमिया, नींद नहीं आती। आप रात को दिन भर बिस्तर पर पलटी मारते रहते हो, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, रात को दिन भर थकान महसूस होती है पर आपको नींद नहीं आ पाती। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत से शोध है जो कहते हैं ना कि बच्चे को बादाम खिलाओ, बच्चे को बादाम खिलाओगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, अखरोट खिलाओ। तो अखरोट बादाम खाने से दिमाग चाहे बढ़े ना बढ़े पर अच्छी नींद होने से दिमाग जरूर बढ़ता है। बहुत सारे शोध है जिसमें कहा गया कि IQ बच्चों का 10 से 30 पॉइंट तक बढ़ सकता है यदि बच्चे की नींद अच्छी हो तो। दूसरी चीज़ एक जो बहुत ध्यान रखने की है, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि इसका बिहेवियर का मतलब कि बच्चा एक ही एक चीज़ जैसे बार बार करता है, जैसे हवा में घूमता रहता है। कि कई प्रकार के दौरे हो सकते हैं। बच्चा रात को बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, किसी को बताता नहीं है, शर्म आती है, सुबह उठता तो लगता है जीभ काट ली उसने अपनी, दांत किटकिटाता है रात को। तो ये सारे के सारे लक्षण रात को दौरों से भी हो सकते हैं। और याद रखने की जरूरी चीज़ है कि 100 बच्चों को दौरे हैं तो सिर्फ 30% बच्चों के अंदर ताने झटके आते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि दौरे का मतलब है झटके आना, ताने आना, आँख फेर लेना, मुँह से झाग निकलना। ये सिर्फ 100 में से 30% को होता है, 70% को ऐसा कुछ नहीं होता। उनको लक्षण सिर्फ ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में पहले बहुत अच्छे थे, जैसे हमारे गार्ड साहब ही हैं हमारे अस्पताल में बताया कि उनकी बच्ची थी 6ठी ग्रेड में, टॉपर थी, नदी में आते आते थे फेल होने लग गई। उन्होंने क्या किया, ट्यूशन लगवा दो, मारा पीटी कर लो, फ़ोन छुड़वा लो, हर चीज़ का 3 आंसर है पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो हर चीज़ का इलाज ये नहीं है। समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ये समस्या है क्यों। जब हमने उसकी जाँच की तो पता चला कि उसको
रात को दौरे आते थे, बिस्तर में पेशाब कर रही थी, पर शर्म के मारे किसी को बता नहीं रहे थे। इलाज बहुत आसान था, बच्ची 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। पर ज़रूरी चीज़ ये थी कि समझ में आए कि ये हो क्यों रहा है। तो आपको कभी भी लगे कि दिन भर थकान रहती है, रात को नींद नहीं आती है, दिन भर क्लास में सोते रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, पढ़ाई की इच्छा कम हो गई है, तो एक बार सोचे जरूर कि क्या पता कुछ ना कुछ दिमाग की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर निकिता, मैंने तो सच में बता दिया था कि मुझे लगातार तकलीफ थी, है ना। अपन इन बच्चों से नहीं पूछेंगे कि किसको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, किसको इंग्लिश पढ़ने में, किसको कैलकुलेशन, और शायद यहाँ डॉक्टर भी नहीं अपन उनसे पूछेंगे। आप तो ये मान के चलिए मेरे जैसे और भी यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये बताइए कि यदि इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। एक्चुअली क्या बहुत सारे एरियाज है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म टच काम करते हैं, क्योंकि तो पोस्चर के ऊपर काम करते हैं। जैसे कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, इसमें पोजिशनिंग बच्चे का कैसा रहेगा, जैसे बैक स्ट्रेट रहेगा, ये पेज जो होगा वो फ्लैट रहेगा, यहाँ पे फ्लोर पे फ्लैट रहेगा, देन नी एंड हीप जो है वो 90 डिग्री रहेगा फ्लोर पे। ये तो पहला क्वेश्चन। देन लाइटिंग वगैरह सब कुछ सही से होना चाहिए। तो मेनली फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर हम लोग आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लोग काम करते हैं। मेनली मांसपेशी में जो स्टेबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो पहला होता है शोल्डर, देन होता है स्कैपुला। हम लोग का जो बॉडी में जो डेवलपमेंटल पैटर्न ग्रोथ होता है वो सेफालोपोडल पैटर्न में वो होता है, जैसे कि प्रॉक्सिमल टू डिस्क। तो अगर हम लोग का यहाँ पे प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो उसका डिस्टल स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग मसल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि स्कैपुला एंड शोल्डर का मांसपेशी का जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। देन आते हैं फाइन मोटर मतलब जो स्मॉल जॉइंट्स और स्मॉल मसल ऑफ द हैंड होता है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग जो स्ट्रेंथ है मसल का उसको बढ़ाते हैं। और दूसरा चीज़ है कि बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब दोनों साइड आर्ट टाइम यूज़ करना। जैसे कि कोई बच्चा लिखता है तो हमारा एक हाथ रहता है पेपर के ऊपर, दूसरा हाथ रहता है कॉपी के ऊपर लिखना, मतलब दोनों एट ए टाइम सेम टाइम दोनों हाथ यूज़ हो रहा है। एक तो पेपर प्लेसमेंट, मतलब एक हाथ रहेगा पेपर के ऊपर, दूसरा हाथ पे बच्चा लिखेगा, ये हो गया बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। लेकिन और एक चीज़ होता है मिडलाइन ओरिएंटेशन, मतलब राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, दो चीज़ें भी हमें सीखना जरूरी है। देन हम आते सेंसरी के ऊपर, जैसे किसी को दिखने में मतलब दिक्कत होता है, सुनने में दिक्कत होता है, टच सेंसिटिविटी होता है, जैसे बच्चा पकड़ता नहीं है उसमें प्रॉब्लम होता है। देन मूवमेंट, कैसे मूव करने से पेंसिल से हम लोग लिख सकते हैं, मूवमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी प्लान करते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो सेंसरी में प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन आते हैं विजुअल परसेप्चुअल स्किल, मतलब आप कुछ देख के उसको मतलब ब्रेन परसीव करता है। जैसे कुछ बच्चों में जैसे डिस्लेक्सिया में बी एंड डी सेम दिखने वाले लेटर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। और स्पेस में जैसे कितना वर्ड हम लोग जो लिखते हैं या सेंटेंस हम लोग जो लिखते हैं उसमें स्पेस का कितना रहना चाहिए, गैपिंग कितना रहना चाहिए, इसमें भी दिक्कत होता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। फिर थर्ड आता है विजुअल मेमोरी, कुछ देख के मेमोराइज करना दे, लेकिन इसको देख के लिखना। जैसे कॉपी हो गया, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके कॉपी में लिखना, प्रेसिंग करना, उसमें जिसमें विजुअल मेमोरी में प्रॉब्लम होगा उसमें ये पार्ट में मेनली प्रॉब्लम होता है। फिर होता है विजुअल सीक्वेंशियल मेमोरी, कौन सी लेटर या कौन सी वर्ड के बाद दूसरा कौन सा आएगा, वो विजुअल सीक्वेंशियल मेमोरी में जिसको प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ में बच्चों में मेनली याद करके समझ के लिखना उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इस सारी चीज़ के ऊपर मेनली वो भी काम करता है। डॉक्टर गुंजन, मैं चाहूँगी कि आप ना थोड़ा कैसे जैसे इस तरह के जो बच्चे होते हैं हमारे साथ सीख रहे हैं, आँखें बंद करके अगर अक्षर बनाते हैं, तो चाहूँगी कि आप टीचर्स को 2-3 चीज़ें इस तरह की टिप्स देंगे कि किस तरह से कैसे सुनाना ऑडियो विजुअल देखिए, क्योंकि इन बच्चों में क्या है कि वो ग्रास्पिंग पावर में इशू है, तो वो रिपीटेटिव बहुत चाहते हैं। तो हमें एक तो ना थोड़ा सा उनके ऊपर पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है कि वो एक ही पैटर्न में उनको रिपीटिशन कराएं। जैसे अगर हमने कोई एक लाइन दे दी तो 10 बार वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। कोई जो जिसको उन बच्चों का ऑडियो बहुत अच्छा है तो उनको वो सुन के ज़्यादा अच्छा याद होता है, किसी को लिख के याद होता है। कोई बच्चा मतलब वो ऐसे रैंडमली सुन रहा है, मतलब वो बैठ के नहीं करेगा, पर वो क्या है ना कहीं बैकग्राउंड की तरह, जैसे मूवी के डायलॉग्स हैं तो वो तो याद हो जाते हैं उनको, पर पढ़ाई नहीं याद हो रही है। तो मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रेजेंटेशन अलग करना पड़ता है। हमको उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ जाता है कभी कभी एक्टिविटी को।
कि मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो क्विज में बना दिए या कुछ खेल में कर दिए कन्वर्ट। तो इस तरीके के डिफरेंट मीडियम्स हमको लेने पड़ते हैं जिससे कि बच्चे का हम अटेंशन अपनी चीज़ पे ला सकें और याद करवा सकें। दूसरा, हर रोज़ नया नया नहीं, उनके लिए एक ही चीज़ का रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस चीज़ को एक बार, कुछ बच्चे 4 बार बताने पे सीखेंगे, कुछ 8 बार, कुछ हो सकता है 15 बार। तो उस बच्चे के साथ ही हमको उतना ही रिपीटेटिव रखना है वो बिहेवियर जब तक उसकी चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर ले या वो उसको मेमोराइज नहीं कर। जैसे बच्चों अपन लोगों को कई बार होता है ना कि पढ़ने में, याद करने में, तो उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि जो चीज़ हम लोग सुनते और देखते हैं वो चीज़ हमें, तभी तो अपने को मूवी के गाने जो सुनते हैं अपन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर सिर्फ किताब से कविता पढ़ के बोलनी हो तो कई बार 15-20 बार रटने पे भी याद नहीं होती। तो उसका कारण ये है कि हमारा दिमाग इस तरह से ट्यून होता है कि जो हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो हम चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो एक छोटी सी टिप मैं ज़रूर दूँगी कि आप में से कई बच्चे बड़े हैं, एनुअल एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे, कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, एक बार यदि आप लोगों के पास मोबाइल होता है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, नहीं तो जो रात को जस्ट सोने से पहले यदि आप वो चीज़ दोहराते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद है। ठीक है? अब अपन लोगों ने बहुत बातें कर ली है पढ़ाई के बारे में, और आप लोग यहाँ पे सब बच्चे मेरे ख्याल से टीनेजर्स भी होंगे कुछ एक, तो थोड़ी सी और भी ज्ञान की बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर कपूर सर आपको थोड़ा सा ये बताएं कि ना नशा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना क्यों हमारे लिए हानिकारक है और क्यों हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल को नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना अपने को, दूसरा जना यूँ सिगरेट पी रहा है, हीरो सिगरेट पी रहा है, तो भी बहुत उसमें कोई अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्यों ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल। दूसरी स्कूल में गई थी, वहाँ मैंने पूछा एक बच्चे से कितने साल के, 18 साल के, क्या तुम बाइक चलाते हो? तो हाँ चलाता हूँ। हेलमेट लगाते हो? तो नहीं लगाता हूँ। 18 की पूरे हो गए, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। कब से चला रहे हो बाइक? 3 साल भर से चला रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिख के दो मेरे को, पुलिस में जाके मैं कंप्लेंट करके आऊँगी तो 18 साल के नहीं हुए हो और बाइक चलाने लग गए। फिर वो अजरुद्दीन के बेटे का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पहली बार जो इतनी महंगी बाइक ला के दी थी वो बच्चा वापस करने आया है। तो माँ बाप जब पैदा होते हैं तब से हम उम्मीदें करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा कितना बड़ा बनेगा करेगा, लेकिन ऐसा हादसा हो जाता है तो एकदम से दिल टूट जाता है। तो आप लोगों को सबको ये सोचना है 18 साल से पहले हमें किसी को भी मोटर व्हीकल नहीं चलाने, 18 साल का इंतजार करना है। साइकिल चलाओ तुम लोग, अच्छी एक्सरसाइज होती है, उससे हेल्थ अच्छी बनती है। तो ये साइकिल चलाना अच्छा भी रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। एक्सरसाइज करो, गार्डन में जाओ, पेड़ पौधों को देखो, पेड़ पौधों से खेलो, बातें करो पेड़ पौधों से। और नशा जैसे कहा भी मैडम ने, नशा तो किसी भी तरह का कोई भी नशा हो खराब करता है, लेकिन नशे 2 तरह के होते हैं। एक अच्छा नशा होता है जैसे मैंने बात कहा कि मुझे स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना है, कुछ सिखाना है। मैं शुरू से पहले सीखती थी, सोचती थी, बचपन से पढ़ती आई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन अब आजकल मैं सबको ये कहती हूँ कि हम भाई भाई नहीं रहे हैं। मुसलमानों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, सब बच्चों को सिखाते हैं। क्रिश्चियन जाते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। सिख होते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। मैंने बहुत साल तक ऐसी शिकायतें की, अपने आप से की, फिर मुझे नहीं शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें कुछ आगे जाके करना होगा। इसलिए मैं आगे आती हूँ, यहाँ पर बच्चे कहीं देखते हैं बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उन बच्चों को इनकरेज करती हूँ। कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हो, जो भी जरूरत हो मुझे कह सकते हो। लेकिन जो मुझे पीछे हैं उनको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बार बार मैं इंकरेज करती हूँ, तुम भी आगे बढ़ो और आगे काम करो। हमें हमारे संगठन को काफ़ी आगे बढ़ाना है, काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाना है, लेकिन ये सब बच्चे ही कर सकते हैं। मैं स्कूल के बाहर आती हूँ, बाहर आके देखती हूँ बच्चों को कचरा पड़ा रहता है, जो बच्चे रुक रहे हैं उनको कहती हूँ, मैं खुद उठा के वहाँ डस्टबिन पड़ा उसमें डाल के आती हूँ। मैं बच्चों से भी कहती हूँ, पास में दुकान वाले से बोल के इस बार उसी बच्चों को सामान देना जो बच्चा कचरा डस्टबिन में डाले। हमारे शहर को हमें इंदौर बनाना है, इंदौर से कम नहीं है हमारा शहर, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पर। बोलते वो तो कैपिटल भी नहीं है, हमारा शहर तो कैपिटल भी है। मैं बच्चों को बता रही थी नीचे, अभी वापस बताती हूँ। मैं एक बार टॉन्क रोड में जा रही थी, बहुत सारा कचरा पड़ा था, 2-3 पुलिस वाले थोड़ी सी आगे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या 1 मिनट रुको। मैं उनके पास गई, मुझे हाथ जोड़ के नमस्ते की, तो भाई साहब नमस्कार, बोले नमस्कार। उनका एक विनती है आपसे,
बोले क्या? मैंने कहा हमें भी हमारे शहर को इंदौर बना सकते हैं, हम भी हमारे शहर को है जो। बोले मैडम आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप यहाँ खड़े हो, आपके पास इतना सारा कचरा पड़ा है, क्या मतलब है इसका? तो बोले मैडम हमारे आने से पहले ही कोई डाल के चला गया। क्या कोई बात नहीं, आपके आने से पहले डाल के हम हटा सकते हैं। 4 बैग थे, मैंने एक एक करके चारों उठाए, एक एक करके डस्टबिन डाल के आए। जब हम सब ऐसा करेंगे तो हमारा शहर को इंदौर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों को मैं आती बार कहती हूँ हमारे स्कूल के बाहर एक ही कागज रेपर किसी तरह का नहीं पड़ा होना चाहिए। तो छोटी छोटी से आगे बढ़े, मुझे इस तरह का नशा हो गया इस तरह का सबको कहने का, बताने का, समझाने का। एक बार सबसे कहती है हमारे डिक्शनरी से नहीं सब लग जाना चाहिए, नहीं सब नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं सब भी बिल्कुल हटा देना है। एक छोटी सी बात बता दी, तो पंडित जी 500 दिन पहले एक दिन पूजा कर रहे थे, हमारे घर ही आए हुए। जब हमारे घर आए तो मैंने उनसे कहा, उनसे पूछा मेरे से ये कितनी है क्या? मेरे पता नहीं पूछा, पंडित जी आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे? बोले नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। आप वैसा पूछे चीज़ है तो मेरे को दे दो, ये चीज़ ला दो। आपने नहीं सब आगे लगा दिया तो सारा काम मन खराब हो गया एकदम। तो नहीं सब नहीं बोलना चाहिए आपको। तो पंडित जी कल को भी मुलाकात हो, बोला मैंने आप उनको सबके बीच में फोटो से 500-700 लोग होंगे, सबके बीच में तो मैंने मेरा गुरु बना लिया। उनका भाई माफ करो ऐसा क्यों बोल रहा? नहीं आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि नहीं सब नहीं बोलना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है। आप ऐसे कुछ ये चीज़ आप दे दो मेरे को, एक चीज़ है क्या? तो बच्चों को मैं ये समझा सकती हूँ, समझाती हूँ मैं कि नहीं सब अपनी डिक्शन से हटा दो, ऐसा नहीं वी कैन डू आई कैन डू, हम भी कर सकते हैं सब कुछ है। अब तो बच्चों सबसे कहती हूँ, अपने लिए भी, अभी मेरी 2 बुक प्रैक्टिस हुई है, सबको कहती हूँ मैं कि हम भी ऊँचे उड़ सकते हैं, छू सकते हैं नर के बारे। अपने लिए कहती हूँ ये चीज़ कि बच्चे हमारा सपोर्ट करें, हम भी ये सब कर सकते हैं। कल की एक छोटी सी घटना बता दी। कल सुबह से मेरे पैर का बहुत ज़्यादा दुख रहा था, 2 बार कहती मम्मी आप लेट जाओ मत करो, लेट ही कुछ काम याद आता है, क्या भी करने लग जाता है, उसने 10 बार काम मुझे, मैं जाती हूँ उसकी लेट जाती, फिर लास्ट में उससे ज़्यादा काम मैं लेट ही जा करके तो फ़ोन हाथ में ले लिया, वो चुपचाप आई मेरे पास, मेरा फ़ोन छीन लिया उससे मेरे से। तो बोले ये क्या कर रही है? तो कहीं तो गुस्सा हो जाते हैं, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ कि हमारी देखभाल करने वाला कोई है, हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। तो इसलिए बेटा हर चीज़ में अपन 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के, अच्छा और बुरा, हमें हमेशा अच्छे को देखना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मैं स्टोरी भी लिख के बताती हूँ आप लोगों को। एक लड़की थी हमारे पड़ोस में रहती थी, वो डांस सीखने जाती थी, लेकिन मन में उसके हमेशा ही रहता था पता नहीं मैं सक्सेस होंगी नहीं होंगी। बहुत अच्छा डांस करती, कई बार मेरे पास आ जाती थी, मुझे बेटा तुम ऐसा क्यों सोचती हो? पता नहीं आंटी मुझे लगता है मैं इसमें सक्सेस होंगी नहीं होंगी। मैंने तुम ऐसा मत सोचो, तो जाती वहाँ पर वापस आ जाती। मैंने कहा तुम ये नहीं सब बता दो बीच यहाँ से, ये बोलो मैं करूँगी, इस बार मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार वो सेलेक्ट हो गई, बोल दिया मैं नहीं सब नहीं बोलूँगी, हमें तो नहीं, मुझे करना है, मैं कर पाऊँगी ऐसा। तो इसलिए हमेशा अच्छी आदतें सीखनी है हमें, किसी गलत बुराई जो देखते भी अपन अच्छी लगती है वो नहीं करना हमें। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, चोरी करने वाले को चोर दोस्त मिल जाएगा, पढ़ने वाले को पढ़ने वाला मिल जाएगा, पीने वाले को पीने वाला मिल जाएगा, लेकिन हमें दोस्ती अपने ऊपर सोचना है कि हम किससे दोस्ती करें, हमें कैसा बनना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ो, पहली मंजिल में पैर रखने से नहीं होगा। अजय बेटा जब फर्स्ट ईयर में था मेडिकल में, इसकी टाइफाइड हो गया था, क्या होता है टाइफाइड हुआ था, तो वहाँ डॉक्टर देखने के लिए आए, तो बोले क्या कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत टफ है, नहीं पढ़ा था, इतनी मोटी मोटी बता के आया। तो सर क्या कहते हैं, पहली चीज़ पैर रखा, ऊपर छत पे पहुँचता तुम्हें, ऐसे टफ करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो सर पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, ऐसे भी नहीं बोलना, तो मंजिल पर पहुँचना है ऊपर जाकर, उसके लिए मेहनत करनी है, तब आगे बढ़ोगे। तो टफ कहने से काम नहीं होगा, हमें करना है उसको सॉल्व करना, आगे बढ़ना उससे। तो 4 चीज़ें बताती हूँ बच्चों को मैं, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से करो, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, चुगली करना किसी की, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कभी नहीं करना है, और एक आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूँ। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। घर वालों ने स्कूल भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आके बैठ गए। अभी मैं कई बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चे वापस पूछती मैंने क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या बुलाते हैं। लगन से काम करो, लगन से काम करो तो आगे बढ़ो, जो भी काम करो हमें काम मिला है तो लगन से करो, अच्छा शक्ति लगा के पूरी 100% लेकर के फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक सकता है। शॉर्टकट से जो ऊपर बढ़ता है वो नीचे जरूर एक दिन के नीचे जरूर आएगा। रोज आजकल पढ़ रहे हैं, वो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, अपने को ऐसा कभी नहीं करना है, हमेशा ईमानदारी से ऊपर बढ़ना है, उसको फिर नीचे कोई नहीं ला पाएगा, चाहे इतनी कोशिश करो नहीं ला पाएगा नीचे। तो हमेशा ऊपर बढ़ो। कहते थे भगवान बलि ने भी, बलि के दरवाजे पर भगवान वामन गए थे मांगने के लिए, उनका एक पैर जमीन पर था, दूसरा पैर आसमान पे था। ऊपर चढ़ने के लिए एक पैर हमारा जमीन पर होना बहुत जरूरी है, सीधे पर ऊपर छलांग लगाएंगे ऊपर नहीं पहुँचेंगे। ठीक है बेटा, ईमानदारी से मेहनत से लगन से काम करो तो हमेशा आगे
कैन डू इट, है ना, आपने जैसे कहा। थैंक यू सो मच मैम। आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बातें सुनी। किसी को कुछ पूछना है, किसी भी दीदी से, भैया से, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है या कोई पूछना चाहता है तो आप भी खड़े होकर बता सकते कोई अपनी परेशानी शेयर करना चाहता है हैं। कुछ भी कोई सवाल आ रहा हो, कुछ मन में आ रहा हो या किसी को देखा है